टायर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, हमें कहाँ से कवर करना है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके बुक्स क्या है। जो मैं आज जो है साइंस की बात कर रही हूँ, तो आपको जो है पूरा डिटेल्ड वर्जन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट रहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके जो है आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए ये टोटल कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, ये टोटल मार्क्स कैरी कर रहा है 40। जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 15 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर और ये 4 मार्क्स का है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया, 100 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पैटर्न के बारे में। अब इसको कवर कहाँ से करना है ये हम बात करेंगे। पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या मतलब क्या है, क्या आना है इसके अंदर ना। तो देखो सबसे पहले है देखो टीजीटी साइंस। ठीक है, तो यहाँ है आपका इफेक्ट ऑफ करंट। अगर आप ये 9th और 10th क्लास की बुक देखोगे ना तो ये A to Z पूरे 9th और 10th क्लास की बुक से ही सिलेबस लिया गया है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ करंट से जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो ओम्स लॉ है वो हो गया। सीरीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर का, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पावर डिसिपेशंस हो गए। फिर इंटर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, करंट का, रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का, इन सब का, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रूल्स, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, AC DC है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC क्या चीज़ है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर और इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। ये सब चीज़ें जो है ना आपको बेसिक कहाँ पे मिलेगा, बेसिक आपको मिलेगा 9th के बुक में। और थोड़ा सा ब्रॉड जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ जाओगे तो ये आपको 11th या 12th में किसी में दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा हाई लेवल कवर करना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्योंकि ये EMRS का पेपर है, ये एकदम हल्का पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप जो है थोड़ा सा हाई लेवल कवर करके रखेंगे तो ये आपके लिए पेपर और भी इजी लगेगा। ठीक है, तो ये जो भी 11th या 12th में किसी में तो ये है चैप्टर्स। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा और डेप्थ या थोड़ा सा और डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, तो वहाँ से कवर करोगे वहाँ के NCERT से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लाइट में क्या चीज़ है, कन्वर्जन, divergence of light images that is formed by the concave mirror and their related concept, the center of curvature, principal axis, optic centers, focal length, reflections, law of reflection, images formed by the convex lens, functioning of vision, remedies, application of spherical mirrors, lenses, then appreciation of the concept of reflection index, twinkling of स्टार्स, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, 9th या फिर 10th में। ठीक है, तो ये देखना जो भी चैप्टर्स है मैंने बोला ना 9th या 10th की जो बुक है वो खोल के देखो, पूरा का पूरा आपको सिलेबस ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, और लाइट का भी चैप्टर जो है आपको 11th-12th की बुक में मिलेगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा और ब्रॉडली कवर करना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, फिर है लीडिंग टू द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द ह्यूमन यूजेस के लिए क्या मतलब अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज है उसके जो है क्या यूजेस हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल में क्या डिफरेंसेस होता है, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो क्योंकि आपको रिटर्न के तौर पे करना है, तो जिस तरीके से हम 9th 10th में लिख के एग्ज़ाम देते थे, जिस तरीके से हम प्रिपेयर करते थे लिख के, उसी तरीके से आपको लिख के प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर है आपका मोशन, द फोर्स एंड द न्यूटन्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, acceleration, distance and velocity, time graph for the uniform and the uniformly accelerated motions, equations of the motions और elementary ideas of the uniform circular motion। ठीक है, फोर्स एंड मोशंस, फिर न्यूटन्स के जो भी लॉज हैं, इनर्शिया क्या है, मोमेंटम फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर एक्शन और रिएक्शंस का जो फोर्स होता है उसका रिलेशन, फिर ग्रेविटेशन में आपका वर्क, एनर्जी, पावर। ये इन्होंने ग्रेविटेशन में क्यों दिया है, हाँ
ठीक है। तो मतलब ये दो टॉपिक अलग, मतलब इन्होंने इसमें जोड़ दिया ग्रेविटेशन का, ऑल दो अलग चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी के अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने एक जोड़ के दे दिया है। तो देखो, तो ग्रेविटेशन में जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और वेट, फ्री फॉल के बारे में पता होना चाहिए, फिर वर्क डन बाय द फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद आते हैं फ्लोटेशंस, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, बायनेंसी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये भी आपका 9th या 10th की बुक में है। फिर साउंड, नेचर क्या है इसका, इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, किस मीडियम से प्रोपोगेट कहता है, स्पीड क्या होती है, रेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड क्या है, इंफ्रासाउंड क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के साउंड होते हैं। वो रिफ्लेक्शंस हो गया, इको, सोनार, स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ईयर्स का, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं मैटर, नेचर एंड द बिहेवियर, द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसके अंदर क्या है, गैसेज, लिक्विड, प्लाज्मा, ठीक है, बॉस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर्स इनटू द मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंसेस, हेनरीज लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, collider phase of colloids, Tyndall effect, Brownian moment, suspension, properties of matter, measurement of properties of matter, ठीक है। इसमें जो है SI system of unit, physical chemical changes, and then the law of chemical combinations, फिर Gay-Lussac law, Avogadro law, atomic and molecular masses, average atomic masses, मोल concept। देखो मोल concept वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आपको लगाने, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, केवीएस के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी इसी का ही लेवल आता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा केवीएस का। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थियरी है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का जो मॉडल है, बोर का जो मॉडल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, देन फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटालॉइड्स, ये सब चीज़ें, आइसोबार, आइसोटोप, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंडलीफ का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंस क्या है पीरियोडिक टेबल का, फिर जो हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज। फिर केमिकल सब्सटेंस से देखो नेचर, बिहेवियर, एसिड और बेस और सॉल्ट्स का क्लासिकल डेफिनेशंस क्या है एसिड और बेस की। फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी से, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड लॉवरी थ्योरी से लेविस कंसेप्ट का क्या है एसिड और बेस का, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एसिड एंड बेस की, लॉगरिथमिक और द पी स्केल मतलब पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू और आयनिक इक्विलिब्रिया इन द सोल्यूशन। ये देखो ये जो जितनी भी थियरीज हैं ना, ये आपको 9th या 10th में नहीं मिलेगी, ये आपका 11th-12th का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये 11th-12th में आपको ये कंसेप्ट मिलेगा, वहाँ से आपको करना है। फिर केमिकल रिएक्शन देख लो, केमिकल रिएक्शन फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस विद द एग्जांपल्स, ये भी आपको 11th में मिल जाएगा, 11th या फिर 12th। मेटल्स एंड द नॉन मेटल की बात करते हैं, कैरेक्टर्स क्या है मेटल्स नॉन मेटल्स में, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, अकरेंस क्या है, नेचर के अंदर किस तरीके से वर्कर करते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और करोजन, रस्टिंग और प्रिवेंशन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कार्बन कंपाउंड की बात करें तो कार्बन का पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन, और ये देखो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, देखो ये हाइब्रिडाइजेशन है, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर मॉडल हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और हाइड्रोकार्बन में और उनका क्लासिफिकेशन, कोल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स कहाँ के हैं, ये सब टॉपिक्स आपके 11th या फिर 12th दोनों बुक खोल के देख लेना केमिस्ट्री की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी न किसी में है, मुझे इतना नहीं याद है 11th में है या फिर 12th में है, लेकिन इन्हीं दोनों बुक में से है किसी एक में, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान, फिर है नीड ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, पॉल्यूशन एंड एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। मैन मेड मटेरियल जैसे सिरेमिक, सीमेंट्स, पोर्सलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप, डिटर्जेंट्स,
पॉलीमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिक, इसके बारे में। लाइफ प्रोसेस या ये बायोलॉजी के पार्ट से देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, नीड क्या है, न्यूट्रिशंस का, ये 9th का पूरा ये वो है, 9th का पूरा इन्होंने डाल के रखा है, ठीक है, ये 9th में मिल जाएगा आपको। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल का नर्वस सिस्टम, उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, जियोट्रॉफिज्म क्या होते हैं, हार्मोन्स, ग्लैंड्स, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन से भी है कुछ टॉपिक, जैसे कि वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या है बाय द सिंगल ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद प्लांट एंड एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाट हैपेंस विद एन एग इज नॉट फर्टिलाइज, नहीं होता है तो क्या होता है, ये सब की सब A to Z टॉपिक आपको 9th क्लास की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आपको कुछ टॉपिक्स करने हैं, ये हैं जैसे हेरिडिटी क्या है, मंडल का लॉ क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स एंड द ह्यूमन फॉसिल्स, इवोल्यूशन, ठीक है। आइज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, उसके करेक्शंस के अंदर कौन सा लेंस यूज़ होता है, ठीक है। फिर बात है नेचुरल रिसोर्सेज, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ है, मतलब इसमें सेल आ जाएगा आपका, तो सेल के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, टिश्यूज़ आपको पढ़ना है कि टिश्यू क्या है, और जो टिश्यू है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर उसकी बात है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन, उसके इवोल्यूशन, उसका हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस, प्लांटी एनिमली, उसके नॉमेनक्लेचर्स और उसके क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको डिजीज़ेस के बारे में पता होना चाहिए कि वायरल डिजीजेस कौन सा, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सा मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग कौन सा है, और कौन सा जो है नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज और इम्यूनाइजेशन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि आपको करना है आर इन्वायरमेंट, मतलब इसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में पूरा का, ये तो हमने कवर किया शायद नेचुरल वाला, नहीं उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी, वो थोड़ी अलग थी। इसमें ये है जैसे एटमॉस्फेयर है, ग्लोबल वार्मिंग्स है, एसिड रेन है, ये सब चीज़ें ये आपको जो है 12th क्लास आई गेस 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में ये मिलेगा, ठीक है। ये सब जो टॉपिक्स हैं ना वो वहाँ पे मिल जाएगा। फिर सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग्स हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर ये साइकिल हो गया जैसे कार्बन ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये तो आपको 12th क्लास की बायो की बुक में मिलेगा, ठीक है। फिर उस बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, हाँ ये वाला रिपीट हो गया जब हमने ऊपर डिस्कशन किया ना, वही ये वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि क्रॉप यील्ड्स, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। सोर्सेज की बात करें तो मैंने बताया 9th और 10th की NCERT वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका बेस कवर करेगा, लेकिन इतना इनफ नहीं है, आपको 11th 12th की बुक भी कवर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डेप्थ मतलब और ब्रॉडर लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 11th 12th 9th 11th 12th को वही टॉपिक जो आपके सिलेबस में मैंशन है, अगर वो 11th और 12th का कोई चैप्टर है, जैसे अगर लाइट चैप्टर क्या था 9th और 10th में है, 9th या 10th में किसी एक में है, अगर वो 11th या 12th में है तो आपको वहाँ से भी कवर करना है और प्रैक्टिस करनी है का NCERT बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये रहा TGT साइंस का सिलेबस, अभी हम कवर करने वाले हैं TGT बायोलॉजी का भी, तो आप वीडियो देख लेना, वो वीडियो भी आ जाएगी।